नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं संपत लीडर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके लिए एसक्यूएल को लेकर होने वाला, और अगर ये पूरी 12th की जर्नी के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर लाने में भी हेल्प करता है। ये आप सभी को भी पता होगा, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे किसी भी थ्योरिटी हो, दोनों के अंदर आपकी नैया पार करवाने में ये चैप्टर दी बेस्ट आपके लिए माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत हमारा जो आज 9वां चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहला तो यहाँ पर आपके हेडिंग के तौर पर मैंने जो ये चीज लिखी है उसका मतलब यही है कि आपको एसक्यूएल का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। तो इसका इंट्रोडक्शन के तौर पर पॉइंट हम यहाँ पर जो है क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज अ स्टैंड अलोन, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेजिंग एंड मैनिपुलेट डेटा बेस। मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि ये एक प्रकार का क्या डेटाबेस एप्लीकेशंस का एक एग्जांपल है। और डेटाबेस में जो मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो था वो कंप्लीटली डेटा पर होने वाले जो भी अलग अलग ऑपरेशंस है उसको मैनेज करता था। तो यहां पर एसक्यूएल का भी बात यही कहा जा रहा है कि जो एसक्यूएल होता है वो एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस को मैनेज करती है या उसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन ऑपरेशन होते हैं उनको मैनेज करती है। एसक्यूएल इज यूज्ड विद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आरडीबीएमएस के अंदर यूज किया जाने वाला है क्योंकि इसके अंदर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। और आर का मतलब ही यहां पर क्या होता है, रिलेशन होता है। सच एज माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल एंड ओरेकल टू क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट डेटा एफिशिएंटली। इसका मतलब है कि आप एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, इनके साथ यूज होता है, ठीक है, जो कि डेटा को क्रिएट करने, उसको वापस रिट्रीव करने या उसको अपडेट करने या उसमें डिलीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये कुछ ऑपरेशंस को मैनेज करता है आपका माई एसक्यूएल। अगर अपन नीचे बात करें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहां पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक टेबल को अपन यहां पर किस नाम से जानते हैं बेटा, तो एक टेबल को अपन रिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक टेबल क्या होती है, ए टेबल इन आरडीबीएमएस इज स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन। अब क्यों स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसमें डेटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट यानी रो और कॉलम के बेस पर स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल नीचे देख लो, आईडी दे रखी है 1 2 3 जिसमें नेम संपत, सुनीता और प्रेम दे रखा है, एज दे रखी है। तो ये स्ट्रक्चर्ड बेस में है। मुझे अगर पता करना है कि एज नंबर 3 का यहाँ पर मतलब यहाँ पर आईडी नंबर 3 का एज क्या है, तो यहाँ पर आप 3 नंबर पे जाके यहाँ पर इसका डेटा आप इसके सामने जस्ट जो है चेक कर सकते हो। तो इसी प्रकार से कंसेप्ट आपके इसमें यूज लिए जा सकते हैं। फिर देखो, मैंने आपको बताया था कि एक टेबल है, तो एक टेबल जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, रो एंड कॉलम से। रो एंड आपके जो भी कॉलम्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। रो को अपन क्या कहते हैं, तो रो को कहते हैं अपन टपल, ठीक है। और कॉलम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट के अलावा इसका एक और नाम था, क्या नाम था, फील्ड था, ठीक है। टपल के अलावा इसका एक और नाम था, क्या था, वो था रिकॉर्ड। और एक टेबल में उपस्थित डेटा को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, सेट, इंस्टेंस या स्नैपशॉट के नाम से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अपन यहाँ पर डिग्री या एरिटी। टोटल नंबर ऑफ डिग्री या एरिटी जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम को बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ रो को क्या बोलते हैं, तो उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये चीजें यहां पर दे रखी है, देखो नीचे कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं, ठीक है। ए कॉलम रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ डेटा। डेटा के अंतर्गत मतलब उस टेबल के अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर किया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक फील्ड के अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है उसको कौन बताता है, एट्रीब्यूट या फील्ड यानी कॉलम बताता है। रो को यानी रो को जो टपल या रिकॉर्ड कहते हैं, ये आपके एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। एरिटी या डिग्री जो होता है वो आपकी क्या होती है, वो नंबर ऑफ कॉलम को शो करती है। जैसे एक टेबल में मान लो कि 3 कॉलम है तो उसकी एरिटी या डिग्री कितनी होगी, 3 हो गई। कार्डिनलिटी की बात करें, मान लो उसके अंदर 10 रो है तो उसका डिग्री मतलब उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, तो कार्डिनलिटी आपका क्या होगा, 10, मतलब जितनी भी आपकी रो है उसमें रिकॉर्ड के अंदर वो। अब ये इसके माई एसक्यूएल के या जो एसक्यूएल है उसके फीचर्स है। पहला, एसक्यूएल इज केस सेंसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना यहां से ये, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, केस इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। एसक्यूएल जो होता है वो एक केस इनसेंसिटिव जो है फीचर को यहां पर जो है इंक्लूड करके रखता है, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या होता है, एसक्यूएल जो स्टेटमेंट होता है वो किस से एंड किया जाता है, तो एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट है वो किस से एंड किया जाता है, भाई सेमीकोलन से यूज किए जाते हैं। मतलब एंड करना है तो आपको इससे बंद करना पड़ेगा आपको। तीसरा, एसक्यूएल प्रोवाइड स्टेटमेंट फॉर डेटा डेफिनेशन, मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल। डेटा को प्राप्त करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करना या डिफाइन यानी क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसको अपन आगे कमांड की कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। एसक्यूएल अलाउ कंस्ट्रेंट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए अपन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है,
कुछ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, यानी कुछ प्रतिबंध बना दिए जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डेटा होता है वो सिर्फ एक्यूरेट डेटा ही इंसर्ट किया जा सकता है। फिर एसक्यूएल सपोर्ट फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑफ डेटा। तो एसक्यूएल जो होता है वो कुछ आपको फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप अलग अलग ऑपरेशंस को डेटा के ऊपर प्रोवाइड करते हो। जैसे लोअर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, डेटा के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स है उसको अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आएंगे जो आपके हेल्प करने वाले हैं। तो ये यहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आया। अब बात करते हैं इसके अंदर एसक्यूएल में यूज होने वाले डेटा टाइप्स को लेकर। तो एसक्यूएल के अंदर यूज होने वाले डेटा टाइप की कैटेगरी अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं तो वो देखो कुछ इस प्रकार से आपके होने वाली है। जो डेटा टाइप है उसके अंदर पहला डेटा टाइप आता है वो है आपका कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रोवाइड करती है। इसमें आप 0 से लेकर 255 तक जो है कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर्स को। फिर आता है वेरिएबल कैरेक्टर, वेयर कैर जिसको बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है जिसमें 0 से लेकर 65,535 कैरेक्टर्स आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ज्यादा लिमिट किसकी हुई, तो वो हुई वेयर कैर की। कैरेक्टर से बड़ा कौन होता है, वेयर कैर। इंटीजर जो होता है वो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट जो होता है वो फ्लोटिंग वैल्यू यानी जो दशमलव वाली वैल्यू होती है ना उसको स्टोर करके रखता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लो कि 12 हो गया, 15, कुछ भी जो आप नंबर लिख रहे होते हैं। अगर यहाँ पर अपन फ्लोटिंग वैल्यू की बात करते हैं इसमें दशमलव वाली वैल्यू आती है, जैसे 12.5 हो गया, ठीक है, 6.3 इंच हो गया, ये ऐसे कुछ चीजें। डेट तो होती है वो डेट के फॉर्मेट में स्टोर की जाती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा 1992, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 09 कोई मंथ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मान लो मैंने लिखा 15 तारीख को, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसको फॉर्मेट को दिखा रहा होता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट मतलब कुछ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। So constraint are rules in SQL that help maintain the integrity and accuracy of data in a table. They ensure that the data remain valid and consistent. ये क्या हो सकता है भाई, ये कुछ रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, ठीक है, जो कि डेटा के जो मेंटेनेंस है उसको आपको प्रोवाइड करती है। तो इसको अच्छे से समझो। ये अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखनी चाहो तो लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, ध्यान रखना ये कंस्टेंट वाले, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी के जो रूल्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, कंस्टेंट। तो कंस्टेंट वो रूल्स होते हैं जो टेबल में डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डेटा के अंतर्गत जो इंटीग्रिटी, उसकी जो एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, कंस्टेंट कहते हैं। अब ये कंस्टेंट कौन कौन से होते हैं सर, तो देखो ये कंस्टेंट आपके दे रखे हैं। पहला यहाँ पर क्या दे रखा है, नॉट नल। ये क्या करता है, एंश्योर अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। ये चेक करता है कि कॉलम में नल वैल्यू, नल का मतलब होता है कुछ कॉलम होता है ना जिसमें अपन खाली छोड़ के चले जाते हैं, तो उस नल वैल्यू ना हो तो उसको इंश्योर करता है, ये चेक करता है। दूसरा आता है यूनिक। तो यूनिक क्या करता है, इंश्योर ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ना हो उस कॉलम के अंदर। मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर एक ये कॉलम है, ठीक है, जिसका नाम है रोल नंबर। तो रोल नंबर के अंदर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 101 डाला, यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर 103 डाल दिया। तो पहला तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि जैसे आपने इस कॉलम के अंदर लगा दिया तो ये चेक करेगा कि इसमें खाली कॉलम नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसकी प्रॉब्लम मिटा देगा। तीसरा, ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने यूनिक। यूनिक का मतलब होता है ये चेक करेगा कि भी कोई वैल्यू वापस नहीं आ जाए। जैसे मान लो या नीचे वापस 101 या 102 वापस नहीं आ जाए तो उसको भी इंश्योर करता है, यानी डुप्लीकेट नहीं होने देता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप कुछ वैल्यू जो होता है ना वो डिफॉल्ट इसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। अगर मान लो जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं, उस फॉर्म में अगर आप कोई वैल्यू नहीं फिल करते हो, ऑटोमेटिकली वहां कोई फिल हो जाती है डिपार्टमेंटल कोई वैल्यू, तो वो क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। फिर आता है प्राइमरी की, ठीक है, जिसकी की का कंसेप्ट जस्ट अभी हमारे शुरू होने वाला। खतरनाक लेवल से मैं आपको पूरी की पूरी की जो है वो समझाने वाला हूं। तो अभी के लिए यहां पर समझो कि जो प्राइमरी की होती है वो क्या करती है, टेबल में जो प्रत्येक रो होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम करती है। और फॉरेन की क्या करती है, वो करती है आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बाय लिंकिंग दो मतलब दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए, लिंक टू टेबल्स, ठीक है। तो दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉरेन की का प्रयोग होता है। रेफरेंसिंग टेबल कहता है जिसमें फॉरेन की होता है, और रेफरेंस्ड टेबल किसे कहा जाता है, जिसमें प्राइमरी की होती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी जो मैंने कंस्ट्रेंट बताए हैं वो आपके हो चुके हैं इसके अंदर। अब ये प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह के यहाँ पर देखो नीचे इनके एग्जाम्पल भी दे रखे।
ठीक है, जो ऊपर ऊपर कंस्ट्रेंट पड़े थे। ठीक है, तो प्राइमरी की कैसे बनाई जाती है, तो प्राइमरी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट, फिर लिखेंगे टेबल, फिर टेबल का नेम। ये क्यों लिखे जाते हैं, इनको सभी को मैं अभी आगे मतलब आपकी जो एसक्यूएल शुरुआत होगी वहां पर पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी समझा दूंगा। ठीक है, इसके साथ मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर, फिर लिखा इंटीजर, फिर लिखा प्राइमरी की। ठीक है, यानी मैं रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी की का डिफाइन कर रहा हूँ। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाया जो कि एस नेम से मतलब फील्ड, और वो वेयर क्या टाइप का है जो कि कैरेक्टर से ज्यादा होगा, और इसके अंदर नॉट नल मतलब खाली कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो मैंने नॉट नल इसके ऊपर फिक्स कर दिया। फॉरेन की जो होती है वो टेबल को आपको पता है मर्ज करती है, तो फॉरेन की का कंसेप्ट है, देखो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, फिर यहां पर लिखेंगे आप फॉरेन की, यानी जिसको फॉरेन की बनाना है उसका कॉलम का नेम। अब ये रेफरेंसेज कहां से ले रहे हो, तो उस टेबल का नाम लिखोगे, उस टेबल में से कौन सा कॉलम ला रहे हो उसको। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे आपको पूरा का पूरा जो है पूरा एसक्यूएल जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम उसके जो बेस है उसको पढ़ रहे हैं। नॉट नल आपको अभी मैंने बता दिया था कि ये चेक करेगा कि कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, यूनिक देखेगा कि उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू कोई एंट्री ना करे, तो उसके लिए अपन यहाँ पर यूज करेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू के लिए अपन कोई फिक्स डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि कोई अगर अपनी मान लो कि डेट ऑफ बर्थ सेट नहीं करता है अंदर, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली 1/1/2001 जो है सेट हो जानी चाहिए। चेक जो होता है वो क्या करता है, किसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे आप कोई भी एज एंटर कर रहे हो तो आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर जो है कोई भी यूजर जो है वो 18 साल के बराबर तक वैल्यू डाल सकता है, लेकिन 18 से कम वाला यानी 17 साल वाला एंटर ना करे, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐसा कंस्टेंट आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि भाई ये चेक, यानी यहाँ पर लिख दिया चेक और उसके आगे यहाँ पर कंडीशन लगा दो। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है आप कोई चीज प्राइमरी की के ऊपर लगा सकते हो। अब जैसे मान लो कि आपने रोल नंबर 1 का डेटा डाल के जैसे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 फिल हो जाएगा वहां पर आपके रोल नंबर, तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पर ये इसका यूज होता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये इसके थे कंस्टेंट। तो कंस्टेंट क्या होता है, सेट ऑफ कंस्टेंट यानी सेट ऑफ रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस होती है जो कि आपकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। तो चलिए फाइनली अब हम यहाँ पर गोता लगा रहे हैं जो कि इन डेप्थ कंसेप्ट आपका की को लेकर। अब इनके जो नोट्स है वो सारे के सारे अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कीज की बात चल रही है भाई, तो कीज कितने टाइप के होते हैं, पहला आता है यहाँ पर आपके कैंडिडेट की। ठीक है, पहला क्या आता है भाई, कैंडिडेट की। मैं इसको डायग्राम विद भी याद करवा दूंगा और ऐसे भी याद करवा दूंगा ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैंडिडेट की क्या होती है भाई, देखो कैंडिडेट की बात करें, ए कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। देखो ये चीज पहले तो याद कर लेना, मिनिमल सेट है ना कि सुपर सेट है। तो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल या रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी एक टेबल में, यानी वो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी टेबल में एक यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे यहां पर अगर अपन बात करें, एक टेबल है, उस टेबल के अंतर्गत कुछ यहां पर कॉलम है, जैसे आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया और सिटी हो गया। इसके अलावा यहां पर एक और चीज, जैसे मान लो अपन कर लेते हैं जैसे गार्जियन आईडी अपन एक और डाल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो सिटी डुप्लीकेट हो सकती है, नेम डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर हमेशा यूनिक रहते हैं, आईडी हमेशा यूनिक रहती है और उसकी गार्जियन आईडी वो यूनिक रहती है। तो अपन के पास में यहां पर क्या हो गया, एक टेबल में 3, 1, 2 और 3 अलग अलग जो है यहां पर एट्रीब्यूट यानी कॉलम मिले जो इनकी वैल्यू को यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन तीनों को अपन क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे। तो ये 3 का एक मिनिमल सेट बन गया, ध्यान रखना। तो एक टेबल का ऐसा मिनिमल सेट जो कि यहां पर एक ऐसा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इसके अंतर्गत, देखो ये नीचे एग्जाम्पल दिए रखे हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, पहला क्या कह रहेगा, एक कैंडिडेट की इज अ सुपर की विथ नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, यानी एक कैंडिडेट की जो होती है वो एक सुपर की जो है हो सकती है जिसमें कोई एक्स्ट्रा, देखो एक कैंडिडेट की जो होता है ना वो यहां पर क्या है, एक सुपर की है जिसके साथ में कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट एंश्योर यूनिकनेस, ये यूनिकनेस को चेक करेगा। अभी मैंने बताया कि जिसमें डुप्लीकेट डेटा वो उसको कैंडिडेट की नहीं बना सकते, तो ये एंश्योर करेगा कि उसमें यूनिकनेस और मीनिंग मतलब दो जो रिकॉर्ड यानी दो अलग अलग जो रो का डेटा है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगला, एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैंडिडेट की, प्रत्येक टेबल में कम से कम एक कैंडिडेट की तो होना जरूरी है, रूल है, नहीं तो फिर आप पहचानोगे कैसे उनको सभी को। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की बट ओनली 1 प्राइमरी की, ये कह रहा है एक टेबल के अंतर्गत एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक को क्या करेंगे अपन, प्राइमरी की बनाएंगे। ये नीचे एग्जांपल दे रखा है। अब देखो मैं इसी एग्जांपल पे प्राइमरी की का अभी जो लाइन बताई वो भी बताता हूँ कि भाई मान लीजिए ये यहाँ पर आईडी, रोल नंबर और ये यहाँ पर गार्जियन आईडी। अब आपको बच्चों को पहचानने के लिए बार बार आप इन तीनों का तो देखोगे नहीं, तो आप चाहते हो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई उन बच्चे का एक आईडी देख लेते हैं अपन,
खाली बच्चे का आईडी देखूंगा, उसी के बेस पर मैं क्या कर दूंगा, ये चेक कर लूंगा कि भाई ये बच्चा कौन सा है और उस बच्चे का सिटी कौन सा है, उस बच्चे का रोल नंबर कौन सा है। तो इन तीनों में से भी एक ऐसी की चुनोगे जो कि यहां पर क्या करोगे, प्राइमरी की बनाओगे। लेकिन प्राइमरी की को बनाने से पहले इसके कुछ रूल्स है, वो आपको याद करने जरूरी है, नहीं तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये यहां पर नीचे कैंडिडेट की और सुपर की के बीच का डिफरेंस दे रखा है। अभी मैं आपको आगे जाकर भी बता दूंगा, पूरा इन डेप्थ आपको समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं आने वाला, आपको ध्यान रखना। चैप्टर के एंड में आप खुद बोलोगे कि बिल्कुल सर याद हो गया मैं पूरा का पूरा। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो कैंडिडेट की और सुपर की के बीच का डिफरेंस है। वैसे सुपर की को अलग से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। एक सुपर की जो होता है वो एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉलम यानी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकता है। लेकिन कैंडिडेट की क्या होती है, एक ऐसा मिनिमल वर्जन होता है सुपर की का जिसके साथ कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन अगली की बात करते हैं, जिसमें यहां पर सुपर की भी आ जाएगी। उस टाइम इसको समझना में और ज्यादा मजा आएगा। तो एक टेबल है, इस टेबल के अंदर देखो यहां पर एक यहां पर दे रखा क्या, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है यहां पर। ठीक है, इसके अलावा पासपोर्ट नंबर है और लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर है। तो मैंने यहाँ पर मान लो कि ये नीचे के तीनों जो है यहाँ पर, इन तीनों को यहाँ पर मान लो कैंडिडेट की बना दिया। अगर मान लो एम्प्लॉय की आईडी है जो वो नल नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर भी यूनिक डेटा है, तो उसको भी अपन बना सकते हैं कैंडिडेट की। तो अगला, अब प्राइमरी की किसे कहते हैं, देखो भाई, प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। यानी प्रत्येक टेबल के अंतर्गत एक प्राइमरी की जो होती है वो डेटाबेस को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। मतलब डेटा में उपस्थित, मतलब उस टेबल में उपस्थित रिकॉर्ड्स यानी जो डेटा होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जिस टेबल में प्राइमरी की होती है उसको ध्यान रखना, रेफरेंस टेबल कहते हैं। तो देखो, एक प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। एक डेटाबेस टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग करता है। इट एंश्योर दैट नो टू रोज हैव द सेम वैल्यू। यानी ये चेक करता है कि किन्हीं दो अलग अलग रो में सेम डेटा नहीं आना चाहिए। भाई रोल नंबर 101 ऊपर भर दिया, ऐसा नहीं कि भाई वापस नीचे रोल नंबर 101 आया, तो उसको ये दूर करता है। ठीक है, दैट की एंड दैट द वैल्यू इज नेवर नल। और उस कॉलम के अंदर यानी जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया है उस कॉलम को कभी भी खाली ना छोड़ा जा सके, उस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू खाली ना छोड़ सके। यानी नल नहीं होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। वो नॉट नल मतलब खाली नहीं कर सकते। तो देखो इसकी क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहले होती है यहाँ पर आपके यूनिकनेस, यानी अगर आप किसी को प्राइमरी की के लिए चूज करते हो तो पहला ये चेक करना है कि उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। दूसरा आप क्या चेक करोगे कि उसके अंदर कोई भी कॉलम, यहाँ पर जो कोई भी फील्ड है वो खाली नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, मतलब कोई भी रिकॉर्ड खाली नहीं रहना चाहिए, नॉट नल। तीसरा चेक करता है सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम। यहां पर कह रहा है एक प्राइमरी की जो होती है वो एक सिंगल कॉलम से भी बनाई जा सकती है जिसको सिंपल की के नाम से जानते हैं, और एक से अधिक कॉलम को मिला के भी बनाई जा सकती है जिसको कंपोजिट की के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, यहां पर इसी पॉइंट को यहां पर इन्होंने टारगेट किया। अगला यहां पर इसकी बात करें तो एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ओनली वन प्राइमरी की। ये भी आप अपने हिसाब से रूल ऐड कर देना। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग भी प्रोवाइड होती है। जो प्राइमरी की होती है उसमें ऑटो इंडेक्स का फीचर भी लागू होता है। तो इस टेबल में अगर अपन बात करूं तो मैं यहां पर देखूंगा कि भाई यहां पर स्टूडेंट आईडी है जिसमें 101, 102, 103 और 104 है। यहां पर मान लो कि राहुल है, प्रिया। अब देखो रोल स्टूडेंट आईडी तो वापस आपको पता है डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको प्राइमरी की बना दूंगा। क्या करूंगा, प्राइमरी की बना दूंगा इसको। नेम की बात करूं तो क्या पता राहुल वापस भी आ सकता है, एज मान लो कि डुप्लीकेट हो सकती है, कोर्स एज वापस डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी नहीं होगी। तो इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की के रूप में सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और उसके अंदर यहां पर इंश्योर कर दूंगा कि उसके अंदर कोई भी प्रकार की वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, नॉट नल हो, और एक टेबल में सिर्फ, देखो मैं रूल्स याद करवा रहा हूं। पहला रूल, जिस कॉलम को आप यहां पर प्राइमरी की बना रहे हो उस कॉलम के अंतर्गत यानी जो रिकॉर्ड है वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा, वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। चौथा, एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो सिंगल प्राइमरी की भी हो सकती है और कंपोजिट प्राइमरी की भी हो सकती है, यानी जिसमें दो या दो से अधिक कॉलम हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक से अधिक कॉलम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें एक टेबल के अंदर जिसको प्राइमरी की बना रहे हो वो ऑलरेडी कैंडिडेट की होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट की में से ही हमेशा प्राइमरी की को चूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्राइमरी की, और ये है आपका कैंडिडेट की। तो यहां पर ये कहा जा सकता है कि एक प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन एक कैंडिडेट की कभी भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। मतलब प्राइमरी की जो है खुद एक इसमें से एक सेलेक्ट की गई यहां पर होती है, और कैंडिडेट की खुद जो होती है वो किसके अंदर रखी जाती है, वो खुद यहां पर एक सुपर की में से डिराइव रहती है। ध्यान रख लेना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।
ये कुछ रूल्स है, आपको सीधा पूछेगा प्राइमरी की को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल है। तो यूनिकनेस था, नॉट नल था, ठीक है, और सिंगल या कंपोजिट वाला रूल करवाया था, वो ऑलरेडी कैंडिडेट की होना चाहिए ये भी बता दिया, और नॉट नल वाला भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला की का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहां पर प्राइमरी की बनाने का रूल है, अब इसको अच्छे से समझ लेना। तो प्राइमरी की अगर आप किसी टेबल को, किसी कॉलम को बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्रिएट टेबल और स्टूडेंट, ये एक कमांड के टाइप है, आपको पता है, जो कि यहाँ पर आपके क्रिएट जो होता है वो आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। अभी आगे कमांड की कैटेगरी में पूरा मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट टेबल और स्टूडेंट, यानी एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसकी नेम क्या है, स्टूडेंट है। मैं उसमें स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके आगे मैंने प्राइमरी की लिख दिया, तो इसका मतलब अब वो जो प्राइमरी की होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने फिर यहाँ पर नेम जो है वेरिएबल कैरेक्टर में डाल दिया, एज को इंटीजर में डाल दिया, और कोर्स जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का मैंने डाल दिया, जिसकी साइज, ये ब्रैकेट में हमेशा साइज रखी जाती है उस कॉलम की, कि भाई उसमें अधिकतम कितने जो है यहाँ पर आपकी वर्ड लेंथ यानी उसकी लेंथ हो सकती है। अब कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जब आप दो कॉलम या दो से अधिक कॉलम को मिला के अगर आप कोई प्राइमरी की बना रहे हो, जैसे बैंक का पेमेंट आप करते हो तो उसमें क्या होता है, उस बैंक अकाउंट का, उसका बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए होता है, उसके साथ उसका IFSC कोड भी चाहिए होता है। तो इन दोनों को मिला के आपने देखा होगा कि हमने प्राइमरी की चूज किया है। तो ये चीज यहाँ पर क्या होती है, कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपके इसके अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं सुपर की किसे कहते हैं। तो सुपर की बात देखो, ये कंपोजिट की बनाते समय आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि जब आप इसको कंपोजिट की सेलेक्ट करते हो तो प्राइमरी की के अंतर्गत जितने कॉलम चाहिए उनको आप क्या करो, कोमा के साथ लिख दो, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। अब बात करते हैं सुपर की किसे कहते हैं। तो सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट यानी कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल या रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। ध्यान रखना, सुपर की जो होता है उसके साथ, उसके अंतर्गत हम यहाँ पर कैंडिडेट की के साथ भी क्या कर सकते हैं भाई, अननेसेसरी जो कॉलम्स है वो भी रख सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को भी रखा जा सकता है। इसकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये यूनिक होता है, जो आइडेंटिफाई होता है उसको। ठीक है, मैं कंटेंट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, देखो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी अपने साथ रख सकता है। आप इसको इस प्रकार से समझो कि एक यहाँ पर मान लो XYZ नाम की एक टेबल है, ठीक है, और उसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ फील्ड है, जैसे यहाँ पर मान लो SID है, ठीक है, S नेम है, इसके अलावा यहाँ पर मान लो आधार ID है, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर मान लेते हैं कि अपन उसकी कोई भी यहाँ पर मान लो कि DOB है, ठीक है, ये एक कॉलम है, उसके अंदर एक टेबल है XYZ नाम जिसमें 4 कॉलम है। अब मैं यहाँ पर अगर कैंडिडेट की बात करूँ तो कैंडिडेट की ओनली SID और आधार ID इसके अंतर्गत है मेरे हिसाब से। ठीक है, और प्राइमरी की इनमें से मान लो कि मैं SID को चूज कर लूंगा। अब सुपर की जब बात करते हैं ना, सुपर की तो सुपर की के तौर पर हम यहाँ पर जो है इन चीज़ों को बना सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, SID को, ठीक है, आधार ID को तो बना ही रहा था, इसके साथ में मैं यहाँ पर जो है S नेम को भी यूज ले सकता हूँ। यानी इसमें ये समझिए कि इसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट की है प्लस उसके साथ में यहाँ पर यानी की एट्रीब्यूट के साथ नॉन की एट्रीब्यूट भी डाले जा सकते हैं। नॉन की एट्रीब्यूट मतलब जिसमें डुप्लीकेट डेटा है, तो एक की एट्रीब्यूट और जो नॉन की एट्रीब्यूट है दोनों को मिला के अपन यहाँ पर जो है सुपर की बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो यहाँ पर एस नेम है वो क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है एक प्रकार से। फिर इंक्लूड कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, इसमें हम यहाँ पर कैंडिडेट की और प्राइमरी की को भी ले सकते हैं। ऊपर मैंने आपको रूल्स बता दिया था इसका। देयर कैन बी मल्टीपल सुपर की, एक से अधिक जो है सुपर की भी इसके अंदर रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं सुपर की के फॉर्म, सुपर की के रूल्स, ध्यान रखना। ठीक है, अगला आता है यहाँ पर आपके फॉरेन की सुपर की का कंसेप्ट याद होगा भाई, इसके अंदर यूनिकनेस रहती है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसके साथ हो सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की और प्राइमरी की को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक से अधिक टेबल के अंदर जो है आपकी सुपर की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है। तो रूल्स आप डिफरेंस अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन की को लेकर। तो फॉरेन की जो होता है ना, जिस टेबल में फॉरेन की होती है उसको अपन रेफरेंसिंग टेबल नाम के, रेफरेंसिंग ठीक है, उसको हम रेफरेंसिंग टेबल के नाम से भी जानते हैं, जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है। तो फॉरेन की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम। एक फॉरेन की जो है वो या तो एक कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम हो सकता है इन वन टेबल, एक टेबल में, दैट इस्टेब्लिश जो कि इस्टेब्लिश करता है ए लिंक टू प्राइमरी की, ठीक है, टू अनदर टेबल। यहां पर इसका यूज भाई इसके लिए किया जाता है लिंक, मैं इसको बार बार लिखवा रहा हूं, देखो लिंक टू टेबल्स। ठीक है, दो अलग अलग टेबल्स को यहां पर लिंक करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रख लेना, आप जब दो अलग अलग टेबल्स को लिंक करेंगे ना, तो भाई ये टेबल है वन आपकी जिसके अंतर्गत आपकी प्राइमरी की है, और ये है दूसरी टेबल,
तो इस टेबल के अंदर मान लो इसका कुछ डेटा है, वो डेटा इसके साथ लिंक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसकी प्राइमरी की वाले फील्ड को क्या करोगे, यहाँ ला के छोड़ दोगे, इसके अंदर रख दोगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये फॉरेन की बन जाएगी, इसकी प्राइमरी की जो होती है वो दूसरी टेबल में फॉरेन की बन जाती है। तो यहाँ पर इसको तो अपन रेफरेंस्ड टेबल कहेंगे और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, रेफरेंसिंग टेबल कहेंगे। ध्यान रख लेना, ये दोनों चीजें याद रखनी जरूरी है आपके लिए। इट हेल्प मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है बिटवीन टू टेबल, दो अलग अलग टेबल में, इंश्योरिंग दैट द वैल्यू इन अ फॉरेन की कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वैलिड वैल्यू इन अ रेफरेंसिंग प्राइम की, यानी जो प्राइमरी की आप ली है उसी की ही वैल्यू आपको जो है आगे लिंक होने को मिले, तो इसको चीज को यहाँ पर क्या करता है, ये इंश्योर करता है। अब अगला यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर फॉरेन की के बाद में, तो इसके कुछ की कंसेप्ट हैं फॉरेन की के। तो फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की यूज टू स्टेब्लिश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज देख के आपको दोहरा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो फॉरेन की वाला जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की जो होता है वो दो टेबल को स्टेब्लिश यानी रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, दो अलग अलग टेबल में। अगला, इट रेफरेंस द प्राइमरी की, ये प्राइमरी की क्या करता है, रेफरेंस करता है। इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर करती है, हेल्प करती है वन टू मेनी या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनाने के लिए। इट रेफरेंस्ड रोज इज डिलीटेड और अपलोड द फॉरेन, ठीक है, द फॉरेन की कंस्टेंट डिफाइन हाउ द डिपेंडेंट रोज बिहेव, यानी इसमें कैस्केड का मतलब होता है कि मान लो आपने एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जिसमें प्राइमरी की थी उसका डेटा आप मान लो कि यहाँ पर लेके आए हो किसमें, फॉरेन की में, और एक कोई डेटा था मान लो 1 नंबर और 2 नंबर का, मान लो यहाँ पर ये अब तीनों का डेटा यहाँ पर आ चुका है, 1 2 और 3 का, इसमें भी 1 2 3 का। अब मान लो यहाँ से अगर किसी 2 का डेटा डिलीट हो गया तो इसको क्या कहता है, कैस्केड। तो यहाँ पर ये भी चीज एंश्योर की जाती है कि अगर इसका डिलीट हो गया तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये थी इसके अंदर। अब यहाँ पर नीचे इसका एग्जाम्पल दे देगा, देखो फॉरेन की का, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है कोर्स। इस कोर्स टेबल में यहाँ पर 2 फील्ड है, कौन से, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। इसमें कोर्स आईडी को मैंने क्या कर रखा, प्राइमरी की बना रखा पी के, और यहाँ पर दूसरी टेबल में गया तो इस दूसरी टेबल में मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई मुझे कोई कोर्स का डिटेल जो है वो इस टेबल के साथ जोड़ना है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ऊपर जिसमें प्राइमरी की है उसको अपन क्या कहते हैं, रेफरेंस टेबल, जिसमें फॉरेन की है उसको क्या कहेंगे, रेफरेंसिंग टेबल। ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरे से रेफरेंसिंग कहेंगे, इसको ध्यान रखना, इसको अपन रेफरेंसिंग के नाम से जानेंगे बेटा। तो यहां पर ये रेफरेंसिंग टेबल होगी। अब इस रेफरेंसिंग टेबल के साथ मैं इसको अगर मान लिंक करना चाहता हूं तो पहले मान लो कि इस टेबल का अपन एक, क्योंकि इस टेबल का भी तो एक प्राइमरी की होगा ना, तो मान लो कि मैंने इसको क्या किया, एक प्राइमरी की बना दी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर कोर्स की आईडी जो है वो यहाँ पर भी आ जाए। तो जब मैं इस कोर्स की आईडी को यहाँ पर लेके आऊंगा ना, ये देखो ये यहाँ पर लेके आऊंगा इसमें, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी यहाँ पर फॉरेन की। ध्यान रखना, ओके। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो ये होता है फॉरेन की और प्राइमरी की का कंप्लीट सीन। ये इसके एडवांटेज हैं फॉरेन की को बनाने के। पहला तो मेंटेन रहेगा आपका डेटा इंटीग्रिटी, दूसरा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी को कम कर सकते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन भी किया जा सकता है, इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप को भी ये क्या करता है, सपोर्ट, क्योंकि ये 2 टेबल्स को आपस में क्या करता है, लिंक करने का कार्य करता है। अगला देखिए, अब आता है यहाँ पर अल्टरनेटिव की किसे कहते हैं। अब इससे पहले मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स के टाइप भी याद करवा देता हूं बेटा, तो उसको याद कर लो। एक टेबल है यहां पर, मान लीजिए इस टेबल में यहां पे कुछ एक यहां पर डिटेल्स है। डिटेल क्या है, जैसे मान लो कि SID है, यहां पर मान लो आधार ID है, स्टूडेंट का नेम है, और यहां पर मान लो सिटी है। अब इसमें मान लो कि मैं 102 लेता हूँ, 105 लेता हूँ, 107 लेता हूँ। आधार आईडी के तौर पर मान लो कि अपन कोई भी एक नंबर ले रहे हैं 11511, ठीक है, 16101 है। मतलब मैं ऐसे रफली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इस चीज़ का, है ना। यहाँ पर मान लो A है, ये B है, ये C है, ये X, ये Y एंड ये Z है। तो आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कितने होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है की एट्रीब्यूट एंड एक होता है नॉन की एट्रीब्यूट। तो इसमें की एट्रीब्यूट कौन से है, तो ये दोनों जो है ना, ये आधार आईडी और SID, ये दोनों क्या है भाई आपके, ये दोनों की एट्रीब्यूट है, याद रखना। और अगर अपन यहाँ पर बात करें S नेम और ये सिटी को, तो ये क्या है, ये है नॉन की एट्रीब्यूट, याद रखना। तो जिन टेबल्स को अपन यहां पर ये कह सकते हैं, देखो कैंडिडेट
की के लिए सेलेक्ट किए गए एट्रीब्यूट्स को प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने एडवांस के तौर पर आपको याद करवाया कि जिन कॉलम को, जैसे एसआईडी और आधार आईडी था, इनको मान लो कि मैं कैंडिडेट की बनाता हूं, तो ऐसे जो की होते हैं ना, मतलब ऐसे जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको प्राइम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनको कैंडिडेट की के लिए नहीं चुना जाता है उनको क्या कहते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये जो की एट्रीब्यूट है इसको अपन यहां पर प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और जो नॉन की है इसको क्या कहते हैं? इसको यहां पर जो है अपन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों तीनों चीजें जो भी मैंने यहां पर ड्रॉ कर करके याद करवाई, ये याद कर लेना, नीचे यहां पर काम आएगी आपके। ठीक है, अब यहां पर अल्टरनेटिव की को पढ़ना है तो इसको याद कर लो इसकी मदद से, प्राइम और एट्रीब्यूट, प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यानी आपने मान लो कि यहां पर कितनी, दो की यहां पर आपने सेलेक्ट की थी, किसके लिए? कैंडिडेट की के लिए। अब कैंडिडेट की के लिए दो चीजें आपने सेलेक्ट की थी, कौन कौन सी? वो थी आपकी, एक तो एसआईडी, एक थी आपके आधार आईडी। अब इस एसआईडी में, एसआईडी और आधार आईडी में से आपने क्या किया? एसआईडी को तो बना लिया आपने, किसको? एसआईडी जो थी ना उसको तो आपने बना लिया क्या? प्राइमरी की। तो अब एक और कैंडिडेट की बच गई थी। तो ध्यान रखना, जब किसी कैंडिडेट की इसका जो सेट ऑफ कैंडिडेट की होती है उनमें से प्राइमरी की को चूज करने के बाद बाकी जो बचे हुए एट्रीब्यूट होते हैं ना कैंडिडेट की वाले, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपन यहां पर अल्टरनेटिव की। क्या कहते हैं उसको? अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, अल्टरनेटिव की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको पूरे को याद करो आप। ठीक है, तो यहां पर याद रख लेना कि जो आपके अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट होते हैं, अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का मतलब भी जो होता है कि वो क्या करता है कि आपके एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है लेकिन सिर्फ एक प्राइमरी की होती है। जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती है उनको अपन क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव की कहते हैं। यानी ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव की कहेंगे। आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहां पर ये कैंडिडेट की क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो कैंडिडेट की है। अब इसमें मान लो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। अब इसमें मैंने मान लो कि क्या किया? इसको मैंने क्या किया? प्राइमरी की चूज कर लिया। क्या कर लिया? प्राइमरी की। तो ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये बाकी जो बची हुई कैंडिडेट की है, ये जो बाकी बची हुई कैंडिडेट की है ना, इसको अपन अल्टरनेटिव की किसके नाम से जानेंगे बेटा? अल्टरनेटिव की। तो इसकी डेफिनेशन वैसे नीचे भी दे रखी है इस इंग्लिश के अंदर, मैंने आपको अच्छे वे में याद करवा लिया है। एक टेबल में उपस्थित जो भी कैंडिडेट की होती है उनमें से अल्टरनेटिव की जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है जो प्राइमरी की नहीं है। यानी 6 आपके पास में, मान लो आपके पास में टोटल कितनी, टोटल कैंडिडेट की कितनी है भाई आपके पास? मान लो 6। अब आपने उसमें से क्या किया? एक आपने प्राइमरी की बना दिया। कितना? प्राइमरी की एक बना दिया। तो अब आपके पास में टोटल अल्टरनेटिव, अब देखो बेटा इतना इजी तो मेरे हिसाब से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको। ठीक है, जितना एग्जांपल था ना वो सारा का सारा आपके पास डाल दिया। तो हमारे पास टोटल अल्टरनेटिव की कितनी बची बेटा? तो हमारे पास में टोटल अल्टरनेटिव की जो है वो बची 5। तो ये दोनों चीजें इसके ऊपर याद करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है वो भी मैंने याद करवा दिया है, अल्टरनेटिव की क्या होती है वो भी मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है, और ये नीचे इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। बाकी अल्टरनेटिव की आपके कोर्स में नहीं है लेकिन अगर कीज का समझाने का है तो इस प्रकार से याद भी रख लेना, बहुत ज्यादा आपके काम भी आने वाला है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की किसे कहते हैं। तो द की क्रिएटेड यूजिंग आर्बिट्री असाइन्ड डेटा आर नोन एज आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल की किसे कहते हैं भाई? आर्टिफिशियल की का मतलब होता है जब किसी टेबल यानी जो रिलेशन है उसमें कोई की रैंडमली असाइन की जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल की कहते हैं। तो ये तब क्रिएट की जाती है जब आपके प्राइमरी की का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो और कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए अपन एक रैंडमली एक और की का क्रिएट करते हैं, उसको आर्टिफिशियल यूज कहते हैं। तो आर्टिफिशियल की यूजुअली सीरियल नंबर या ऑटो जनरेटेड वैल्यू हो सकती है। याद रखना, ऑटो जनरेट होने वाली जो वैल्यूज या फिर जो भी सीरियल नंबर्स होते हैं वो आपका जो है आर्टिफिशियल की के अंतर्गत आता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगली की का टाइप देखते हैं यहां पर अपन। अब यहां पर अगला आता है यहां पर हमारे पास में जिसको बोलते हैं सरोगेट की। क्या बोलते हैं इसको? सरोगेट की के नाम से जानते हैं। तो जो सरोगेट की क्या होती है? सरोगेट की के बारे में याद रखना है, ये एक सिस्टम जनरेटेड ऑटो
मतलब ये एक सिस्टम जनरेटेड वेरिएबल आप कह सकते हैं। यानी डेटाबेस में किसी ऐसे कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम यहां पर की कहते हैं। ठीक है, तो उसको दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। भाई एक टेबल थी, उस टेबल में आपके मान लो कि कोई एक कॉलम है जो या एक से अधिक कॉलम है जो उनको डेटा को अलग अलग पहचानते हैं, उन सभी को की कहते हैं। अब उन की के भी दो अलग अलग की होती है, एक होती है नेचुरल की, एक होती है सरोगेट की, ध्यान रखना। तो नेचुरल की किसे कहते हैं, तो यह देखो यहां पर दे रखा है, देखो नीचे नेचुरल की। तो नेचुरल की का मतलब यह होता है, नेचुरल की बात करें तो ये की जो होती है वो टेबल के एग्जिस्टिंग डेटा से बनती है। भाई टेबल के अंदर जो डेटा पहले से मौजूद है ना, तो उस डेटा के बेस पर ही अपन यहां पर जो है इस नेचुरल की को बनेंगे। टेबल में मौजूद डेटा के आधार पर नेचुरल की बनाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, टेबल में जो डेटा पहले से मौजूद है ना आपके पास, जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया, नेम जो भी, तो उसके बाद बेस पर यहां पर यह बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको सरोगेट की बात करते हैं तो सरोगेट की का मतलब क्या होता है, तो ये डेटाबेस के एग्जिस्टिंग डेटा से नहीं बनती है, बल्कि डीबीएमएस खुद इसको यूनिक आइडेंटिफायर जनरेट करता है, ध्यान रखना। इसे डीबीएमएस द्वारा यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में जनरेट करता है। तो डीबीएमएस खुद क्या करता है, इसको जनरेट करता है, जबकि वो क्या था, वो आपके पहले से मौजूद जो डेटा था उसके बेस पर। अब आप बोलेंगे क्या सर इसमें भी पहले से मौजूद डेटा होना जरूरी है, तो कोई डेटा इसमें जरूरी नहीं। देखो क्या लिखा हुआ, इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम द डेटा, ये पहले से मौजूद डेटा से नहीं, बल्कि डीबीएमएस खुद इसको क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये आपका की का कंसेप्ट भी पूरा हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि अब हम एसक्यूएल के लिए अलग से एक सेपरेट चैप्टर रखें ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हम यहां पर जो अभी एसक्यूएल की जो स्टार्टिंग है इसको हम यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए यहां पर जो है एसक्यूएल की एक प्रैक्टिकल क्लास भी जो है आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी प्रैक्टिकल क्लास भी देखना तो नीचे सभी कमेंट बॉक्स में यस करेंगे और माता रानी का जयकारा जय माता दी के साथ जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।